अब आती है पांचवा जो हार जीत तय करते हैं, वो है यहाँ माड़ी कम्युनिटी। उनके करीब 10 से 15 हजार वोटर्स हैं। वो जिस तरफ वोट डाल देते हैं वो कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है। तो यहाँ जातिगत समीकरण अगर देखा जाए तो 4 बराबर ग्रुप हैं जो 2-2 में बंट जाते हैं, और 5वां ग्रुप है जो हार जीत तय करता है। एक कांग्रेस को वोट करते हैं, तो कांग्रेस के भी 50,000 वोटर्स यहाँ पे थे। देन तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 50-50 हजार वोटर्स हो गए। बाकी जो 2 ग्रुप बचे, माइनॉरिटी एंड जाट, ये क्या होता था, कभी माइनॉरिटी बीजेपी के साथ चली जाती है तो उनके 1 लाख वोट हो जाते हैं, और वापस इधर जाट और शेड्यूल कास्ट एक हो गए तो उनके 1 लाख वोट हो जाए। अब की बार क्या हुआ, जाट और बीजेपी साथ हो गए तो माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट साथ हो गई, कांग्रेस में चले गए हबीब साहब इस हिसाब से। तो दोनों बार क्या होता है, पलड़ा बराबर रहता है। तो आप नागौर में बीजेपी को कॉम्पिटिटर नहीं मान रहे? मैं बीजेपी का कोई मजबूत आदमी यहाँ नहीं देखता। 4 ये जो कास्ट है उनके हिसाब से यहाँ पे वोट तय होते हैं, और एक बार उसको आप जरा समझाएंगे जरूर। देखिए, कास्ट एंड कम्युनिटी की पॉलिटिक्स करके वो यहाँ विधायक चुने गए थे। हिंदू मुसलमान की कोई बात हो गई थी, क्योंकि जो हमने कॉलेज में जो झगड़ा करा था ना, वो 2017 का था, और उसके ठीक 6 महीने 8 महीने बाद चुनाव थे। तो वो बात हवा में काफ़ी फैली, क्योंकि जो जिन विधायक जी हबीब साहब ने यहाँ कब्जा करवा रखा था वो मुसलमान हो गए, इधर हिंदू आ गए। तो ये थोड़ी बात रंग चढ़ी हुई थी और लगातार चलती रही, और इसी का फायदा मोहन राम जी चौधरी को मिला, जो यहाँ से अभी बीजेपी से एमएलए हैं। बिल्कुल जाट हैं जाति की, इसलिए जाटों का फायदा मिला, उन्हें जाटों के वोट मिले। बीजेपी से लड़े इसलिए हिंदुओं के वोट मिले, और ऐसा करके वो चुनाव जीत गए। लेकिन उन्होंने फिर फील्ड में वो वापस रेस्पॉन्स नहीं किया, जो लोगों ने जिस उम्मीद से उनको वोट दिया था ना, फिर वो वापस उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला। अभी एक हाल ही की घटना बताऊं, दिल्ली में पहलवान बैठे थे। तो आप नागौर में बीजेपी को कॉम्पिटिटर नहीं मान रहे? मैं बीजेपी का कोई मजबूत आदमी यहाँ नहीं देखता जी। या मजबूत आदमी बीजेपी और कांग्रेस में है नहीं, क्योंकि बीजेपी के अंदर मोहन राम जी चौधरी कभी पॉलिटिक्स में नहीं थे, बस उनको आरएसएस की तरफ से प्रमोट किया गया, और प्रमोट होकर के वो लोग कैंडिडेट बन गए। उनका खुद का वोट बैंक में नहीं था, हाँ, खुद का वोट बैंक यहाँ नहीं है, तो फिर उनको अपन कैंडिडेट कैसे बोल सकते हैं? वो पार्टी के वोट से जीते हैं और माहौल के वोटों से वो जीते हैं। आपने एक मार्जिन की मेरे को बात बताई कि यहाँ पे मार्जिन जो है, जो विनिंग मार्जिन है, वो बहुत कम रहता है, 5 से 7 हज़ार के बीच के अंदर, अंडर 10,000 की आप बात कर रहे हो। तो सर वो एक बार थोड़ा सा बिल्कुल समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कौन सी कास्ट स्टेडियम आप बोल रहे हैं यहाँ पे फोर फ्रंट के रूप में यहाँ पे काम करती है, कि चाहे कोई किसी भी पार्टी से आओ, 4 ये जो कास्ट है उनके हिसाब से यहाँ पे वोट तय होते हैं, और एक बार उसको आप जरा समझाएंगे जरूर। देखिए, नागौर के अंदर क्या है कि 4 बड़े ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ वोटर्स हैं जो एक बल्क में वोट करते हैं। पहला सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ वोटर्स है जाट कम्युनिटी, क्योंकि ये यहाँ रूरल बेल्ट है काफी, तो रूरल बेल्ट की वजह से जाट कम्युनिटी का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ वोट्स हैं। वो 50,000 के करीब अपन राउंड ऑफ में मानते हैं, 50,000 जाटों के वोट हैं। इसी तरह से 50,000 ही यहाँ पर माइनॉरिटी मुसलमानों के वोट, यहाँ पे 50,000 का एक ग्रुप है। देन एक थर्ड ग्रुप है जो मोस्टली बीजेपी के साथ रहता है, उसको अपन बोल देते हैं बनिए ब्राह्मण राजपूत, जो मोस्टली मूल ओबीसी भी अपन कहते हैं, जनरल कास्ट और मूल ओबीसी के वोटर्स जो अक्सर बीजेपी को वोट करते हैं। वो एक बीजेपी का एक नंबर ऑफ वोट्स हैं, वो भी 50,000 का है। इसी तरह से अपन एक कॉमन वे में मानते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट के वोटर्स होते हैं, अब ऐसा सिनेरियो बदल गया है, पर आज से पहले का जो सिनेरियो था उसमें देखा जाता था कि वो लोग एक कांग्रेस को वोट करते, तो कांग्रेस के भी 50,000 वोटर्स यहाँ पे थे। देन तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के 50-50 हजार वोटर्स हो गए। बाकी जो 2 ग्रुप बचे, माइनॉरिटी एंड जाट, ये क्या होता था, कभी माइनॉरिटी बीजेपी के साथ चली जाती है तो उनके 1 लाख वोट हो जाते हैं, और वापस इधर जाट और शेड्यूल कास्ट एक हो गए तो उनके 1 लाख वोट हो जाए। अब की बार क्या हुआ, जाट और बीजेपी साथ हो गए तो माइनॉरिटी और शेड्यूल कास्ट साथ हो गई, कांग्रेस में चले गए हबीब साहब इस हिसाब से। तो दोनों बार क्या होता है, पलड़ा बराबर रहता है। अब आती है 5वां जो हार जीत तय करते हैं, वो है यहाँ माड़ी कम्युनिटी। उनके करीब 10 से 15 हजार वोटर्स हैं। वो जिस तरफ वोट डाल देते हैं वो कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है। तो यहाँ जातिगत समीकरण अगर देखा जाए तो 4 बराबर ग्रुप हैं जो 2-2 में बंट जाते हैं, और 5वां ग्रुप है जो हार जीत तय करता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं लास्ट चुनाव की, अगर पिछले चुनाव की बात करूँ, बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल करी। सर आपने जैसे जो सिनेरियो बताया, जो रेशियो बताया, उसमें आप बता रहे हो कि जाट कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक, मतलब अच्छी है उनसे। बावजूद हम देखते हैं कि आरएलपी का कहीं भी नाम आता है तो उस पर जाट का ठप्पा लग जाता है। बेनीवाल साहब की बात कर लीजिए, कहीं जाते हैं कि ये तो सिर्फ एक जाट नेता है।
तो क्या इस चीज़ को आप कितना खंडन करते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसी आरएलपी की कौन सी कमी रहेगी कि आपको यहाँ पे जो मेजोरिटी होने के बाद में भी आप नहीं जीत पाए? पिछली बार की बात कर रहे हैं आप चुनाव की? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली। पिछली बार देखिए आरएलपी ने, अब अगर मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं तो कई जगह, पहले अब चुनाव था पहली बात तो, जी जी, फिर फिर कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए साहब को कई जगह कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े थे, क्योंकि जिस जगह वो रहते हैं यहाँ हमारे सब परिचित हैं पहले से, तो पॉलिटिक्स के बाहर भी कुछ लोगों से रिश्ते होते हैं। उन लोगों के दबाव में साहब ने नागौर की सीट को थोड़ा लूज छोड़ दिया था, कहा कि यार चलो अब आप अपने हिसाब से इस तरह से कह रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लो, मैं यहाँ ज्यादा पंचायती नहीं करूंगा। जी जी बिल्कुल। तो वैसा करके इस सीट को लूज छोड़ दिया था पिछली बार, इस वजह से यहाँ पे हमने कभी कंपटीशन करा ही नहीं। अब जैसे मैं यहाँ रहता हूँ नागौर में, फिर भी मैंने कैंपेनिंग जायल में करी एंड मैंने कैंपेनिंग खींवसर में करी, मैंने नागौर में कैंपेनिंग नहीं करी इसी वजह से, क्योंकि सीट को हमने छोड़ दिया था। जी, हम अगर एमपी चुनाव की बात करें, यहाँ पे ज्योति मिर्धा को हनुमान बेनीवाल ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। क्या अब इस बार का माहौल क्या आप देखते हैं नागौर विधानसभा के अंदर? आरएलपी के लिए परिस्थितियां क्या है, स्थितियां क्या है यहाँ पे? देखो यार भाई, इस मामले में मेरे विचार थोड़े अलग हैं। इस मामले में जो आम जनता है ना, आम वोटर, उसकी गलती मानता हूँ। गलती यूं मानता हूँ, ये बड़ा सबक का विषय और ये सीखने की बात है। बेनीवाल जी सांसद बने अब की बार 2018-19 के अंदर, तब से लेकर आज तक मुझे नहीं लगता एक दिन भी ऐसा कभी गया हो जब उन्होंने जनता की मदद नहीं करी हो, जनता के बीच नहीं गए हो, या उनके लिए हाजिर नहीं रहे होंगे। एक भी दिन नहीं गया, 4 साल बीत गए उस बात को। ज्योति मिर्धा जब चुनाव हुआ, 19 मई 2019 का चुनाव था, तब से लेकर आज तक मैंने उनको वापस नागौर में नहीं देखा। अब वो दिल्ली में रहती हैं, जयपुर में रहती हैं, बड़े नेता हैं, उनके बड़े काम हैं, पर मैंने उनको नागौर में नहीं देखा। जो आदमी जनता के बीच खड़ा है, स्टैंड कर रहा है, और इसके बावजूद जो आदमी सीधा चुनाव में आ रहा है, वो टक्कर ले रहा है या काफ़ी नज़दीक पहुंच रहा है, तो फिर ये तो गलती जनता की हुई। जनता फिर तो काम को देख के वोट नहीं दे रही है, केवल अपनी जात का, अपनी पार्टी का, अपने झंडे का, अपने रंग का देख के वोट दे रहा है। तो ये मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से लोग इस बात को समझें कि उस आदमी के साथ देवें जो आपके लिए खड़ा रहता है, आपकी मदद करता है, झंडे से ऊपर उठ के, जाति से ऊपर उठ के अगर आपकी कोई मदद कर रहा है तो आपको उसके साथ रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अब एक तरीके से हनुमान बेनीवाल को आप एक व्यक्तिगत रूप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, पार्टी उनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब कभी बात आती है, जब मदद करने की, आप कह रहे हो कि नुकसान जब नहीं देखते। सबको बिल्कुल पहले से पता है कि 2019 में जब चुनाव हुआ था, बीजेपी के साथ अलायंस था, एनडीए से उन्होंने चुनाव लड़ा था। बिल्कुल। पर जैसे ही बात किसानों की आई, सब छोड़ छाड़ के आ गए। पीछे भाग रही थी बीजेपी, बोला मिनिस्टर बना देंगे, तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, 50 तरह के प्रलोभन दिए। पहले बीजेपी प्रलोभन देती है, नहीं माने तो डराती भी है, हम ईडी भेज देंगे, सीबीआई सीआईडी भेज देंगे। बेनीवाल जी को ना तो डर लगा किसी बात का, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई काम करा ही नहीं जो सीबीआई सीआईडी या ईडी इनको देख के जाए। इनके पास कोई किसी तरह का पैसा है ही नहीं। बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है, लोग अपने खुद के पैसों से, गाड़ियों से, बसों से जैसे कोऑपरेट करके पहुंचते हैं। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ पार्टी से किसी को कुछ नहीं मिलता, तो इसलिए बेनीवाल जी को डर नहीं लगता, ना तो बड़ी पार्टियों का लगता है। अभी कोई भी पार्टी का मैनेजर छोड़ के जा रहा है, उसके घर सीबीआई जा रही है, सीआईडी जा रही है, ईडी जा रही है, राजस्थान में शुरू कर दिया है। तो ये बेनीवाल जी ने कभी भी पार्टियों का हित नहीं देखा, खुद का हित नहीं देखा, और वोट बैंक का हित नहीं देखा। उन्होंने तो बस ये देखा कि जनता क्या चाहती है, और अगर मुझे मौका मिला है तो मैं अपने इस जीवन में अपने हाथों से कितना भला कर सकता हूँ वो करूंगा, और वो ये लगातार हर रोज करके दिखा रहे हैं। इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल, क्या सुरेंद्र जी धोतड़ भी उस तरीके से ही काम करेंगे? बेनीवाल साहब की पार्टी को आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन के वो पहले गुरु हैं, और उम्मीद करते हैं आखिरी भी वही रहेंगे। तो जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है, जो भी रास्ता चुना है उन्हीं के रास्तों पे चल रहे हैं, और जो भी काम कर रहे हैं वो करते हैं, वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली हम वही करेंगे, जब भी मौका मिले, जो साहब कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। पार्टी नहीं है, आप यूथ हैं, तो यूथ उन सभी जो नए वोटर्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज आप अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम वोट करेंगे उनके लिए बड़ा उत्साह का इस विषय होता है, और नागौर की जनता के लिए स्पेशली आरएलपी की तरफ से, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, नागौर की जनता के लिए, यूथ के लिए, और यहाँ के एक आम शहरी, एक आम नागरिक के लिए मैं बड़ा सिंपल मैसेज दूंगा
जात को देख के खूब वोट कर लिया, जबकि मैं एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आता हूँ, एक साउंड वोट बैंक है उसका, फिर भी मैं कहूँगा कि जात को देख के वोट ना दें, आप कास्ट, धर्म, झंडे, पार्टी को वोट देख के ना दें, क्योंकि जब भी आपने वोट दिया आपको सिर्फ ठगा गया है। आप जिस ऑफिस के बाहर बैठे हैं वहाँ देखिए इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों की हालत खराब, एक बारिश हो गई सड़कें जैसे हो जाएगी, मिट्टी है यहाँ पे, मिट्टी की सड़क पे चलना आसान है, इन सड़कों पे चलना मुश्किल है। रोड लाइटें नहीं लगी हुई है, एक पुलिये बन रहे हैं यहाँ पे, पुलिये नहीं है, वो जी का जंजाल बन रहे हैं नागौर के अंदर। 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल छोटा बच्चा था, स्कूल में था, तब से देखता हूँ यहाँ नागौर में पुलिये बनेंगे, पुलिये बनेंगे। कल को मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे वो पुलिये ऐसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने कभी काम को प्राथमिकता नहीं दी। यहाँ के नेता जो भी है वो कहते हैं कि हम क्या करें। अरे भाई नेता तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है। अरे भाई हमने तो नागौर की सरकार तुमको चुन लिया है, नागौर का विधायक, सांसद, MP, MLA हमने तुमको बना दिया है, तो हमारी सरकार तो तुम ही हो, हमारे लिए तो तुम ही काम करो। पर लोग करते नहीं है। इसलिए जनता से, यहाँ के लोगों से कहना चाहूँगा, जो नागौर की बात करे आप तो उसको वोट देना और उसी को मौका देना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो ये थे सुरेंद्र जी धोतर, जो अभी RLP से नागौर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी बता रहे हैं। आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं? अगर आप इस वीडियो को नागौर विधानसभा से देख रहे हैं, सुरेंद्र जी को आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, तो उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। RLP की स्थितियों को आप यहाँ किस रूप में देख रहे हैं नागौर में, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।